सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल सुविज्ञा में। साथियों, आज हम यहाँ पुनः हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। और आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन मिलना बहुत ज़्यादा कठिन है, चूँकि बुक्स भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती हैं संस्कृत की कि हर एग्ज़ाम के लिए छपती हों या फिर संस्कृत पेडागोजी वहाँ पर अलग से मिले बहुत सारी, तो ऐसा बहुत कम होता है। तो आप लोग संस्कृत पेडागोजी के लिए भी प्लेलिस्ट में जाकर और वहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग हिंदी पेडागोजी के बहुत सारे प्रश्न लगाएं। देखिए, आपको बुक्स मिलती है तो वहाँ से लगाएं, या फिर PDF कहीं से भी आपको कुछ भी मिलता हो तो आप लोग क्वेश्चंस ज़्यादा लगाएं, क्योंकि जितना आप लोग प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि हाँ, मैं प्रश्नों को सही कर सकता हूँ या सही कर सकती हूँ। तो इस प्रकार के प्रश्न, और पता भी चलता है कि लेवल किस प्रकार का है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी वर्ग 1 निकाला है, तो वर्ग 1 में मैंने इसी प्रकार से तैयारी की थी कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन लगाता था, क्योंकि विषय तो मैंने पहले पढ़ रखा था। तो विषय पढ़ने के बाद बस एक ही काम था कि आज 100 प्रश्न हिंदी के लगाना है, कल 100 प्रश्न संस्कृत के लगाना है। संस्कृत के तो बहुत सारे लग जाते थे, लेकिन और भी जो भी अपने सब्जेक्ट थे, तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के मतलब अलग अलग पेडागोजी के, ये हिंदी पेडागोजी है या फिर संस्कृत पेडागोजी है, या फिर इसके अलावा जो मनोविज्ञान थी, साइकोलॉजी जो स्टार्टिंग में थी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, तो उसके तो बहुत सारे थे। हजारों प्रश्न लगाए मैंने बाल विकास वाले। तो आप लोगों को प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे आपको पता चलेगा, आपका एक तो तैयारी का लेवल पता चलेगा और सामने वाले परीक्षक का पता चलेगा कि ऐसा प्रश्न तक पूछ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप लोगों को पता ही है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। मतलब कि समस्या का पता लगने के बाद में उसका उपचार कर देना। जैसे डॉक्टर होता है, किसी मरीज का उपचार करता है, उसी प्रकार से। तो लिखा हुआ क्या है, पहले दिया हुआ है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा दिया है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा दिया है समय व अवधि पर, या फिर समस्याओं के कारण की सही पहचान पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर कहाँ पर करती है? तो सही उत्तर रहेगा चौथा, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता। ये होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, प्राथमिक स्तर की चर्चा की जा रही है, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये बताना था। विशिष्ट संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये कहा है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, दूसरा कहा है। या फिर वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। देखिए, उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो एक ये उद्देश्य ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। स्पष्ट एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी ठीक है। लेकिन ये कहा तीसरे नंबर पर वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना, ये थोड़ा सा डाउट है इसमें। आगे चलते हैं, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। ठीक है, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध भी यहाँ पर अपन बना सकते हैं, लेकिन ये जो है, ये आंसर यहाँ पर गलत लग रहा है, ये उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर अपना क्या रहेगा? थर्ड, जो तीसरा वाला दिया हुआ है, ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अभिव्यक्ति करने वाले। सीधा कहें अभिव्यक्तात्मक मतलब अभिव्यक्ति करने वाले, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं अपन। तो ऐसे कौशलों के बारे में अपन को यहाँ पर बताना है। जो भी हमारे अंदर भाव, मनोविकार हैं या फिर भाव कुछ भी है, जो भी अपन बोलना चाहते हैं सामने वाले से, तो किस कौशल के माध्यम से बताएंगे? सुनना या पढ़ना, तो इससे तो नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। सुनना यहाँ पर दिया है, बोलने से होता है लेकिन सुनने से नहीं होगा, क्योंकि ये तो ग्रहण कर रहे हैं, अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं। आगे बोलना और लिखना है, तो हाँ, लिखने और बोलने से अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर लिखना है लेकिन पढ़ना अलग हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या रहेगा? थर्ड, तीसरा वाला हो जाएगा सही। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। दिया हुआ है आगे, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। देखिए, पाठ में दिए गए
चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। बहुत सारे चित्र आप लोगों ने पाठ में दिए हुए देखे होंगे, तो उन चित्रों का उद्देश्य आखिर होता क्या है, क्या उद्देश्य होता है उन चित्रों का। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, पहला। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, दूसरा। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, तीसरा। या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, तो ये तो बिल्कुल से गलत है। ये शोभा भी बढ़ाने का कोई वो नहीं है। हाँ, आकर्षक बनती है, ये ठीक है। और आगे देख लेते हैं, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ठीक अपन को बताना है तो पहला वाला, अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं चित्र, इसलिए ये रहेगा सही उत्तर। तो जो फर्स्ट दिया है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात की गई है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। किस चीज़ पर प्राथमिकता होनी चाहिए भाषा शिक्षण की? आप प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण करा रहे हैं तो क्या करेंगे आप? क्या केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, पहला ऑप्शन है। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, दूसरा। या फिर बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, तीसरा। या फिर बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, देखिए स्तर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा स्तर दिया है। यदि आप स्तर को प्रश्न में ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए? बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ये है। तो थर्ड जो ऑप्शन दिया है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो किस प्रकार की कहानी का चयन आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, जो बहुत छोटी हों, बहुत छोटी कहानियों का चयन करेंगे, जिनमें बहुत सारे पात्र हों, तो बहुत सारे पात्र हों जिनमें, तो इस प्रकार की सामग्री का चयन करेंगे। या फिर जिनमें 2 ही पात्र हों, क्या कह रहे हैं, जिनमें 2 ही प्रकार के पात्र हों, उन सामग्री का चयन करेंगे। या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कैसी शैली हो? चित्रात्मक शैली हो, तो उस चित्रात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, किस प्रकार की कहानी का आप लोग यहाँ पर चयन करेंगे, ये आपको बताना है। कक्षा 1 और 2 के बच्चों की बात की जा रही है, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो सही उत्तर क्या रहेगा? चौथा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी हो? चित्रात्मक शैली हो। तो चित्रात्मक शैली में ये होगा, ये रहेगा सही उत्तर। आगे दिया हुआ है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। देखिए, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या साधन हो सकता है सर्वाधिक उपयोगी? बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या फिर सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए पूछा है, तो क्या रहेगा सही? बाल साहित्य का विविध उपयोग रहेगा सही उत्तर। ये फर्स्ट दिया हुआ है, यही होगा सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, प्राथमिक स्तर की चर्चा फिर से की जा रही है क्योंकि आपकी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है और वहां पर प्राथमिक स्तर से लगा करके बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है, उच्च स्तरीय यंत्र सामग्री महत्वपूर्ण है, या फिर व्याकरण नियमों का स्मरण महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण की बात आती है तो भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि बालक को भाषा प्रयोग के बहुत सारे अवसर देने चाहिए जिससे कि उसके अभिव्यक्ति का कौशल बढ़े और भाषा को सीखने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। आगे चलते हैं, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होती है? सदैव टकराहट से गुजरती है, पहला। सदैव समान होती है, दूसरा। समान हो सकती है, तीसरा। या फिर सदैव अलग होती है, चौथा। क्या रहेगा? घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। देखिए, 2 प्रकार से कहा है, एक तो होती है घर की भाषा और दूसरी
विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी हो सकती है? देखिए, सदैव टकराहट से गुजरती है तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। सदैव समान हो सकती है, तो सदैव समान, ये सदैव तो अपन को हटा ही देना। जहाँ पर सदैव दिखे ये ऑप्शन अधिकतर गलत होते, मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा गलत होते, लेकिन 90% तो वो होते ही नहीं हैं। हाँ, समान हो सकती है, लेकिन सदैव अलग होती है ये भी गलत है, क्योंकि कभी कभी एक जैसी भी हो सकती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? ये वाला, समान हो सकती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक की भाषा। देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा कह रहे हैं, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं? पाठ्य पुस्तक की भाषा घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये सही कहा यहाँ पर। आगे क्या कह रहे हैं? तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तो क्या तत्सम प्रधान होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, तत्सम प्रधान ना हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फिर संस्कृत के वर्ड आएंगे तो कठिन हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? तद्भव प्रधान होनी चाहिए। हाँ, तद्भव प्रधान हो तो वो ठीक है, चलेगी। अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, ये भी गलत रहेगा। तो ये गलत है, इसके अलावा ये भी ज़्यादा गलत है। हाँ, लेकिन बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होना चाहिए क्या? तो एक हिसाब से ये भी हो सकता है, लेकिन अपन को यहाँ दो उत्तर दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये तद्भव वाला। तो दोनों में से अपन को एक छांट के देना है कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है ये प्राथमिक स्तर को लेकर के हैं, तो जो भी पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए वो आसपास के वातावरण से संबंधित हो, ये रहेगा सही उत्तर। तत्सम और तद्भव में उतना ज़्यादा अपन वो नहीं करेंगे कि तत्सम या तद्भव से संबंधित कोई चीज़ हो, वहाँ पर वो कठिनता ला देगी फिर वहाँ। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर, बच्चों की घर समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। और आजकल आप लोगों ने देखा भी होगा कि चित्रों के माध्यम से समझाते हैं, NCERT की जो बुक्स हैं उनमें बहुत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया हुआ है भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। एक यहाँ पर उद्देश्य दिया हुआ है जो कि दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। देखिए, आधुनिक तकनीक को शिक्षा में लाना, ठीक है, ये एक उपयोग है, लेकिन अपन को उद्देश्य नहीं है बताना है कि ये अलग है बिल्कुल। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ये भी ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, ये भी ठीक है। विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये गलत हो जाएगा, ये उद्देश्य नहीं है। तो ये रहेगा अपना सही उत्तर, जो चौथा दिया हुआ है ये वाला रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, दिया हुआ है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होगा? वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बिल्कुल ठीक है, वर्तनी की अशुद्धि ना हो और फिर वैसा लिखा जाए। या फिर भाषा के व्याकरण का आकलन करना, ठीक है। या फिर भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या फिर पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। तो देखिए, कहा क्या है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य पूछा है, क्या रहेगा सही? तो जो थर्ड दिया हुआ है ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, ये होगा सही उत्तर, थर्ड। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, बच्चों की मौखिक भाषा है जो, तो मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है, निरंतर आकलन। मौखिक भाषा का जब सतत आकलन करना है तो उसका बेहतर तरीका क्या रहेगा? शब्द पढ़वाना, उससे अपन शब्द पढ़वाएंगे, या फिर प्रश्नों के उत्तर पूछना, प्रश्नों के उत्तर उससे पूछेंगे, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे, या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा सही उत्तर? बच्चों की मौखिक भाषा जो है उसका सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? सही उत्तर रहेगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ये होगा सही उत्तर, क्योंकि बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करना है तो सबसे बेहतर तरीका ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना और वर्णन करना। तो ये सब भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं।
भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र हैं, केवल शिक्षण पद्धति है या फिर केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं? तो क्या है ये? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना आदि। तो ये सब के सब भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं। ये होगा सही, सेकंड वाला। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो आपको भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? पहला दिया हुआ है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? उद्देश्य बताना है अपन को, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो देखिए, ये तो उद्देश्य नहीं होगा, ये दूसरा तो बिल्कुल से गलत है। भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, ये भी ठीक है। या फिर निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा शिक्षण का उद्देश्य बताना है और ज़्यादा सटीक हो वो बताना है। तो सही उत्तर रहेगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ये रहेगा चौथा वाला सही। आगे चलते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, ठीक है। भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है, पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण है, या फिर भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है? देखिए, भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण होता है वो भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। ये तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहाँ पर दिया है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। देखिए, बच्चों की भाषा के आकलन का, बच्चे भाषा सीख रहे हैं या फिर उन्हें भाषा का ज्ञान हो रहा है, तो बच्चों की भाषा के आकलन का, उसका आकलन करना है अपन को। सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना दूसरा, या फिर श्रुतलेख या फिर लिखित परीक्षा। तो देखिए, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होगा ये बताना है। तो जो सेकंड दिया हुआ है, प्रश्न पूछना, पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये रहेगा सही उत्तर दूसरा वाला। ये आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं या फिर बाधक हैं? देखिए, पत्र पत्रिकाओं की बात की जा रही है तो एक प्रकार से ये साधक हैं, बाधक तो है नहीं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु से मतलब नहीं है, त्रुटियों को बढ़ावा तो देती नहीं है। तो क्या है ये? साधक हैं ये रहेगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना। क्या कह रहे हैं? बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना संबंधित है। किससे संबंधित? देखिए, बच्चे का साल भर का लेखा जोखा विद्यालयों में तैयार किया जाता है, बच्चे की एक्टिविटी तैयार की जाती है और ये इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जाता है। या फिर सीधा सीधा आप लोगों को प्रश्न में लिखा हुआ दिख सकता है कि पोर्टफोलियो क्या है। ये भी आप लोगों को कभी कभी डायरेक्ट देखने को मिल सकता है और यही अपने इस प्रश्न का उत्तर है, पोर्टफोलियो, जिसमें कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है भाषा की पाठ्यपुस्तकें कैसी होती हैं? भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, या फिर अभ्यास परक ही होनी चाहिए, दूसरा दिया है, या फिर साधन है या फिर साध्य है? देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तकें जो हैं, भाषा की पाठ्यपुस्तकों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो भाषा की जो पाठ्यपुस्तकें हैं ये कैसी हैं? साधन है भाषा की। मतलब यहाँ आपको थोड़ा सा रुकना है। भाषा की जो पाठ्यपुस्तकें हैं किसी भी भाषा के लिए, तो क्या है? साधन है भाषा को सिखाने के लिए, सीखने के लिए, ये कहा है यहाँ पर। थोड़ा सा प्रश्न भी ध्यान से समझना है, एक अलग तरीके से दिया था ये प्रश्न। आगे चलते हैं, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
तो देखिए, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ और क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या रहेगा, थर्ड वाला, कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए तो बच्चों का जो अर्जन है, भाषा अर्जन है, वो अच्छा रहेगा। ये थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जहां पर दिया हुआ है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है, ये आपको बताना है। तो बच्चे अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्या ये अपेक्षा रखता है, या फिर बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें, क्या ये अपेक्षा रखता है, या फिर बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें, ध्यान रखना, ना दें, या जवाब दें, या फिर संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, देखिए बिल्कुल जो भी भाषा का शिक्षक है वो यही चाहेगा कि छात्र हमेशा मेरी कक्षा में खुलकर बोले, मतलब कि भाषा का प्रयोग खुलकर करे और रटे रटाए उत्तर ना दे। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा सही है, मतलब कि बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा में क्या होता है, भाषा स्वयं में, हाँ प्रश्न देखें ध्यान से, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या फिर एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है भाषा? तो जब भी भाषा की चर्चा आती है कि भाषा स्वयं में क्या है, तो एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा। इसके पहले भी अपन लोगों ने इसे पढ़ा है, चौथा होगा सही। आगे चलते हैं, भाषा का प्रयोग कहाँ पर होता है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है तो ये तो गलत हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है ये भी गलत हो जाएगा, केवल मुद्रित सामग्री ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ही है सही, क्योंकि केवल जहाँ पर लिखा हुआ दिख जाए और प्रश्न अपन ने पढ़ लिया तो वो ऑप्शन सारे गलत ही हो जाते हैं अधिकतर। तो जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है, ये फर्स्ट वाला रहेगा सही। दिया हुआ है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल पहला ही सही दिख गया अपन को। भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, बिल्कुल गलत है। भाषा की पाठ्यपुस्तक या भाषा का आकलन, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन बहुत ज़्यादा सही है। जो भी भाषा का शिक्षक होता है वो सबसे ज़्यादा भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराता है छात्रों को, जिससे कि छात्रों का अभिव्यक्ति बढ़े भाषा के प्रति। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में दिया हुआ है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, तो ये तो ठीक नहीं है कि अपनी बात पुष्ट करने के लिए ही तर्क देने के लिए हो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बिल्कुल ये सटीक है कि परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति कैसी भी हो, उसमें भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके सामने वाला। अपनी बात कहना सीखना, अपनी बात कहना ठीक, ये भी ठीक है। दूसरों की बात समझना सीखना, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो ये प्रभावी शब्द है ना, इसने इस ऑप्शन को सही कर दिया है दूसरे वाले को, तो सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर दिया हुआ है, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है। बच्चे विद्यालय आने से पहले, तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि चारों कौशलों पर पहले से अधिकार रखना ये संभव नहीं है। आगे चलते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, हाँ ये ठीक लग रहा। कोरी स्लेट होते हैं, ये भी ठीक है। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, ये भी ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा सही है ये अपन को बताना है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं? अपनी भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, वो ये रहेगा सेकंड वाला सही। तो आज के लिए इतना ही, और अपने ये प्रश्न जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार से संस्कृत पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।